प्रीतम सर कहाँ चले गए? ठीक है। नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं टीवीएस क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के लिए। जो हम लोगों का एनसीईआरटी का चल रहा था, तो एनसीईआरटी का क्लास 6 चैप्टर 3 लेकर के, तो आप सभी लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि लोग ज्वाइन हो सकें। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लोग शेयर करिए ताकि लोग ज्वाइन हो सके क्लास में। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 3 आरंभिक नगर। आखिरकार आरंभिक नगर प्रारंभ में हम लोगों ने कब से शुरुआत किया, नगरों की स्थापना किया, कैसे हम लोगों ने नगरों को बसाया, हम लोग आज इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहली सभ्यता हमारी कैसे हुई, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, नगरों को किस तरीके से हम लोगों ने स्थापना करना प्रारंभ किया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि हम लोग आज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, जिसको आप लोग आरंभिक नगर के नाम से, एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर, तो एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। संगीता कुशवाहा, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पुराने भवन जो हमारे ये आरंभिक नगर हैं, एक बार पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये जो पीछे इमेज है ये आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। अगर दिखाई दे रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आयुषी पांडे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयुषी पांडे। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो इमेज है पीछे आपको दिख रही है, क्लियर अगर आ रही हो तो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार हमारे नगरों का प्रारंभ किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हम लोगों ने नगरों की स्थापना की, कैसे हम लोग नगरों को बनाए। तो इसमें ये दो मित्र हैं आपके, जसपाल और हरप्रीत, अपने घर में बैठे हैं और अपने घर में बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि आखिरकार नगर हम लोगों ने कैसे इनका निर्माण किया। तो यहां पर आपका जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि कुछ लोग खंडहरों की घर की तारीफ कर रहे थे। खंडहर किस तरीके से है उनकी तारीफ कर रहे थे। और क्या बोल रहे हैं इसमें, इसको बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं, एक ने कहा कि इसको, इसकी वास्तुकला को देखो। अच्छा, वास्तुकला क्या होती है, नक्काशी किस तरीके से यह बना है, कैसे इसका निर्माण किया गया है, तो इसकी वास्तुकला को देखिए क्या किस तरीके का है। फिर बोल रहा है कि आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले आपकी जो नगर बसावट की जाती थी, तो यहां पर बोला क्या जा रहा है कि आप इसको देखिए कि यहां पर बसावट किस तरीके से की गई है। उसमें बताया जा रहा है कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर के जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है, आखिरकार जो पुराने खंडहर हैं इनसे लगाव क्यों है।
अब हमारे सामने आती है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा आखिरकार पहली बार हड़प्पा की खोज किसने किया होगा? अगर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा आखिरकार जो स्थल है, जो प्रथम नगरीकरण के रूप में हम लोग देखते हैं, किसने किया होगा, तो हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ी कहानी आती है कि जब रेलवे का निर्माण हो रहा था, तो रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में एक टीला दिखाई देता है। जो आपके ब्रिटिश कर्मचारी होते हैं, वो लोग, जॉन ब्रेटन उस समय पर ब्रिटिश कर्मचारी थे, क्या कहते हैं कि आप लोग पक्की ईंटों की व्यवस्था करो जो कि लाइन बिछाने के लिए हमारे कार्य में आए। तो पक्की ईंटें एक टीले से इनको प्राप्त होती हैं, और उस टीले की जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जब उसकी खुदाई करवाते हैं, जब उसकी खुदाई करवाते हैं, तो खुदाई से हमको हड़प्पा जैसी एक खूबसूरत नगर की संरचना प्राप्त होती है। यह नगर आखिरकार बसाया कैसे गया था? तो इस नगर के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ की जो सड़कें थी 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। नालियों को कवर करके रखा गया था। घरों के जो दरवाजे थे वो सामने नहीं खुलते थे, रोड में पीछे की तरफ खुलते थे। उसके अलावा अब जब इसकी खोज की गई दयाराम साहनी द्वारा, तो फिर इन्होंने जॉन मार्शल से बताया कि अब आगे क्या किया जाए। वैसे ही कुछ समय पश्चात राखाल दास बनर्जी को एक और नगर मिला जिसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। और जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की अगर दूरी के बारे में बात किया जाए तो दोनों की दूरी लगभग 375 किलोमीटर है। तो आखिरकार दोनों जगह की डिस्टेंस जब इतनी है और दोनों की जो बसावट है वह तो एक समान है, बसावट एक समान, और जो दूरी है वह लगभग 375 किलोमीटर के आसपास है। तो अब आप समझिए। गुड इवनिंग राज यादव। तो अब आप देखिए कि यहां पर जो शहरों की बसावट एक समान प्राप्त हो रही है, धीरे धीरे और भी जगहों की खोज होती है, जैसे कि, और जितने भी नगर मिल रहे हैं हड़प्पा से रिलेटेड, सारे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिल रहे हैं। झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई। रजनी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रजनी। तो सारी जो नदियां हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, उसी के आसपास सारी सभ्यताएं मिल रही हैं। तो आखिरकार ये जो सभ्यताएं हैं जो आपकी प्राप्त हो रही हैं, आपके आगे बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, फिर जब सिंधु सभ्यता से आगे आते हैं तो यहां पर हमको एक लोथल जैसा शहर मिलता है, जो कि यह भी आपका पंजाब क्षेत्र के रिलेटेड यह शहर है। तो यहां पर भी हमको वैसे ही संरचना प्राप्त होती है। सिंधु नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियां रावी हो गई, सतलज हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, ये उसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हम उनको बोलते हैं जो छोटी नदियां होती हैं और आ करके उनमें मिल जाती हैं, उनको हम सहायक नदियां बोलते हैं। उसके अलावा अब इस कहानी में अगर देखते हैं तो लगभग
150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे कुछ इंजीनियरों को अचानक एक हड़प्पापुरा स्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि इस खंडहर से हम लोग ईंटें ले लेते हैं और इन ईंटों को क्या करेंगे कि हम लोग आगे जो हमारा विस्तार होगा उसको करने के लिए हम लोग प्रयोग में लाएंगे। तो इसमें और आगे क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, और यहाँ से इनको बहुत ही अच्छी ईंटें प्राप्त होती हैं, अच्छी क्वालिटी की ईंटें यहाँ से इनको मिलती हैं। उसके अलावा अगर और देखा जाए और कुछ चीज़ें हैं, तीनों ने सोचा होगा कि जो अच्छी ईंटें हैं इनको हम लेकर जाते हैं उखाड़ करके, और उखाड़ करके ले जाएंगे और इनसे हम रेलवे ट्रैक बनाएंगे। बहुत सारे घर ऐसे थे जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे, लेकिन इसके बाद लगभग 80 वर्ष पश्चात जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर सबसे पुराने शहरों को ढूंढा, और जॉन मार्शल लिखते हैं कि भारत में सबसे पुरानी संस्कृति जो नगरीय सभ्यता है, प्रथम अर्बनाइजेशन का उदय कहां पर हुआ? भारत में। तो पहली नगरीय संस्कृति कहां पे आ रही है मित्रों? तो आपके भारत में पहली नगरीय संस्कृति आ रही है। इसी तरीके से बाद में जो मिलने वाले पुरा स्थल थे, जितने भी पुरा स्थल उसके बाद मिले, ते सारे पुरा स्थल आपके लगभग, अगर इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो 4700 ईसा पूर्व का माना जाता है। मतलब एक खोज ने हमको लगभग 3000 वर्ष पीछे खींच करके रख दिया, क्योंकि अभी तक हमारा इतिहास सिर्फ वैदिक पीरियड तक हम लोगों को ज्ञात था। ये चीज आप लोगों को सोचना चाहिए कि अभी तक हम लोग सिर्फ वैदिक पीरियड तक जान रहे, 1500 ईसा पूर्व तक। लेकिन अचानक से एक खोज हुई और एक इमारत के मिलने से हम लोग 3000 वर्ष पीछे चले गए, और हम लोगों ने प्रथम नगरीकरण, जिसको आप फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं, उसका निर्माण किया, जिसको आप सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके अलावा तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती हैं कि इनका उत्खनन किसने करवाया था? तो जॉन मार्शल ने। किसने करवाया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी को, जो दयाराम साहनी है, इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। और ये टाइम पीरियड कब का है मित्रों? ते 1922 ईस्वी। टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो 1922। इसके अलावा जो हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं, ते आपका 4700 साल पहले इसकी खोज हुई थी। यहां पर आपका 4700 वर्ष पहले यहां पर आपका दिया हुआ है। तो कब खोज हुई थी मित्रों? ते आपका 4700 वर्ष पहले। और अगर हम लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि राखाल दास बनर्जी। कौन थे मित्रों? तो राखाल दास बनर्जी। इसी कड़ी में हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि आगे क्या है। तो अगला इसमें आता है कि ये जो इमारतें थी इनकी विशेषताएं क्या थी। आखिरकार अभी हमने आपको बताया कि ये सारी इमारतें जो थी वो आपके कैसे थी कि सारी इमारतें आपकी नदियों के किनारे बसी हुई थी। यहां पर आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे, कुछ पुरा स्थल हैं, उनके बारे में आप लोग देखेंगे कि इसे लगभग 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया गया है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अगर ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हों तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए
और पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि ये जो आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है सिंधु सभ्यता, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसके बारे में और भी अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जाए तो हम आपको बताएं कि इसमें आगे दिया हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारे भागों में ये प्राप्त होता है हमको। आखिरकार किन किन चीज़ों में हमको मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग देखें कि यहाँ पर आपके दिया हुआ है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा था और यह निचले हिस्से पर बना था। यह आपका प्रायः 3 भागों पर हम लोग मानते हैं कि 3 भागों पर था, जिसमें पश्चिमी भाग जो था छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और पूर्वी भाग आपका नीचे था। दोनों हिस्सों को जो चहार दीवारी थी, दोनों हिस्सों की जो दीवारें थी, जिसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, वह ईंटों से बनाई गई थी। और ये जो ईंटें थी पूरी तरीके से पकी हुई ईंटें थी। कैसी थी मित्रों? तो पूरी ईंटें पकी हुई थी। उसके अलावा हजारों वर्ष के बाद हम लोग इन चीजों को प्राप्त किए, लेकिन ये ईंटें समझिए इतने वर्षों तक सुरक्षित रही आई। और उसके अलावा जो हम देखते हैं कि इतनी मजबूत जो ईंटें थी, अब इसमें कुछ दुर्गों का निर्माण किया गया था। नगर में जो दुर्ग हैं, कुछ इमारतें हैं, सारी चीजें बनाई गई थी। और अगर एक देखा जाए तो हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं कि यहां पर एक तालाब बनाया गया था। जी, ये शेर के मैप के जैसा लग रहा है, लेकिन यहां पर आपकी नदियों को दिया गया है। जो आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बारे में बताया गया है। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बारे में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में आपको दिखाई देता है कि एक बड़ा सा तालाब मिलता है, जिसको जो पुरातात्विक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको स्नानागार बताया है। महान स्नानागार, मतलब यहां से या तो लोग राजा यहां पर स्नान करते रहे होंगे, या तो यह सामूहिक स्नानागार रहा होगा। और ये जो तालाब था, इसको बनाने में ईंटों का प्रयोग किया गया था, और नीचे इसमें प्लास्टर किया गया था। आप समझिए यह उस समय की पद्धति है जब इसमें प्लास्टर किया गया था, ताकि, और प्लास्टर किया किस लिए गया था कि यहां पर जो हम लोग पानी भरें तो पानी का रिसाव ना हो, कहीं से पानी किसी भी तरीके से बह करके ना जाए कहीं। और क्या था, इसके ऊपर चारकोल जो होता है, आप लोगों को पता होगा, चारकोल, चारकोल की परत चढ़ा दी गई थी प्लास्टर के रूप में। और तालाब में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, ताकि लोग किसी भी तरफ से उतर सकते हैं और कहीं से भी चढ़ करके जा सकते हैं। जी, कैल्शियम जैसे ही चारकोल, हमने वही बताया अभी आपको कि चारकोल जैसे चीजों का प्रयोग करते थे, जिससे ये लोग प्लास्टर करते थे कि जो ईंट है, ईंट खराब ना हो जाए। अब यहां पर आपके कुछ पुरा स्थल दिए गए हैं, आप पुरा स्थलों के बारे में आप लोग जान लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इनको नोट कर सकते हैं कि कौन से पुरा स्थल कहां पर मिलते हैं। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं पुरा स्थलों के बारे में। तो चलिए
उन पूरा स्थलों के बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग एक बार बताइए कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, अब नदियाँ आपको सही तरीके से नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये हमारी सिंधु नदी है, ये जो है ये हमारी सिंधु नदी है, जो कि हमने आपको बताया था इसकी लंबाई कितनी है मित्रों, तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, और ये आपके तिब्बत से निकलती है। तिब्बत का जो मानसरोवर लेक है, कौन सी मानसरोवर लेक है, वहां से यह निकलती है। उसके बाद जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा अगर और भी चीजों को देखा जाए तो और क्या चीजें हैं, तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यह भारत में प्रवेश करती है लद्दाख से। लद्दाख से प्रवेश करती है और कराची से होते हुए पाकिस्तान में यह गिर जाती है। कहां से, तो कराची से, जो आधुनिक आपका पाकिस्तान में मिलता है। तो कहां से, तो कराची से यह अरब सागर में गिर जाती है। उसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो आप देखते हैं कि ये आपकी झेलम नदी आ रही है, ये आपकी रावी नदी आ रही है, और यहां पर ये आपका हड़प्पा है। उसके अलावा और यहां पर ये मोहनजोदड़ो है, इधर सुतका गेंडोर, चंदहुदड़ो, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, ये आपके जो मोहनजोदड़ो और सुतका गोंडोर, ये आपके पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ गए। जी अरबियन सी, अरब सागर, वहीं पर ये जाकर के गिरती हैं। तो उसके अलावा हामिद खान, चलिए आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, देखिए ये कालीबंगा और राखी घड़ी, अगर राखी घड़ी के बारे में एक चीज देखा जाए तो आप लोग नोट कर लीजिए कि राखी घड़ी जो है, सर इसको ये नाम किसने दिया और किस बेसिस पर, इनके जो नाम दिए गए, जैसे कि हड़प्पा नाम दिया गया, तो यहां का जो बनावट था, जिस प्रकार से यहां पर ये लोग डेवलप किए संस्कृति का, उस नाम पर इनके नाम दिए गए। अच्छा, राख का टीला, हड़प्पा को हम लोग अगर जानते हैं तो एक नाम है राख का टीला नाम से, तो इसी कारण से इसका नाम हड़प्पा दिया गया। उसके अलावा अगर देखते हैं राखी गढ़ी के बारे में अभी हम आपको बता रहे थे, तो ये आधुनिक में प्रेजेंट टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपका राखी गढ़ी है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा नगर कौन सा है आपका, तो राखी गढ़ी आपका सबसे बड़ा नगर है। तो इसके पीछे एक कहानी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो पूरा स्थल है जॉन मार्शल ने खोजे थे, और भारत का पुरातात्विक अगर आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है कि भारत में पहला जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ, तो उसको हम क्या मानते हैं, कनिंघम महोदय को मानते हैं। किनको, कनिंघम को मानते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो जो सिंधु सभ्यता के स्थल थे वो तो सब चले गए पाकिस्तान में। तब पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि अब ये सब पाकिस्तान में है, तो संस्कृति का विकास कहां हुआ, पाकिस्तान में। तो भारत के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, अब उन लोगों ने भारत में खोजना प्रारंभ किया। तो वैसे ही नगर संरचना इनको मिली लोथल में। लोथल आपका कहां पड़ रहा है, ये देखिए आपने लोथल, ये गुजरात के क्षेत्र में लोथल। तो मतलब जो आप के पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, किन्हीं सारी जगहों पर प्राप्त हो रहे हैं। लोथल हो गया, चंदहुदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, सुरकोटदा हो गया, ये सब आपके गुजरात के पूरा स्थल है।
तो ये सब कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में ये सारे पूरा स्थल आपको प्राप्त हुए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग अगर देखें तो और कहां पर हैं, ये धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया। और इधर अगर हम लोग देखते हैं तो ज्यादातर ये जो पूरा स्थल है आपके नदियों के किनारे ही थे। जितनी भी आपकी नदियां हैं, नदियों के किनारे ही ज्यादातर पूरा स्थल आपके प्राप्त होते हैं। इसी पे आगे अगर देखा जाए तो ये जो आपका स्नानागार था, स्नानागार के बारे में अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे और इधर हमने आपको पूरा स्थल बता दिए। तो स्नानागार में और क्या चीजें थी? तो स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए जगह तो थी और यहां पर कमरे भी बनाए गए थे, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और अब एक चीज आप लोगों को पूछना चाहिए, सोचना चाहिए इस चीज को कि अगर यहां पर प्लास्टर कर दिया गया था तो इसमें पानी भरने के लिए भी तो कहीं से व्यवस्था की गई रही होगी। तो यहां पर पानी भरने के लिए क्या किया गया था कि पास में ही कुएं बनाए गए थे, कुओं से निकाल करके इस स्नानागार में पानी डाला जाता था। और जैसे ही इसका उपयोग हो जाता था तो इसको खाली करने के लिए, उसमें खाली करने के लिए भी स्थान बनाए गए थे, तो इसको खाली कर दिया जाता था। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रयोग विशिष्ट नगरों के लिए किया जाता था, मतलब विशिष्ट अवसरों में प्रयोग किया जाता था। जैसे कि पूजा पाठ हो गया, कोई आ रहा है उसके लिए, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो आपका विशिष्ट अवसरों के लिए किया जाता था। कालीबंगा और लोथल में भी अन्य प्रकार की चीजें प्राप्त हुई हैं। तो इसके अलावा अगर और कुछ चीजें देखा जाए, जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा के बारे में आपको बताया जाए तो यहां से आपको यज्ञशालाएं मिली हैं। क्या मिली है मित्रों? तो यहां से आपको यज्ञशालाएं प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। यहां पर आपके सामने स्नानागार का फिगर है, आप लोग एक बार देखिए कि जो स्नानागार है, स्नानागार के बारे में देखिए आप लोग, क्या स्नानागार किस तरीके से बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से यहां पर सीढ़ियां बनाई गई हैं आसपास आने जाने के लिए, और यहां पर ये कमरों का निर्माण किया गया है। कहां पर? तो अगल बगल वहीं पर कमरों का निर्माण भी किया गया है। ते आपका महान स्नानागार है। इसके अलावा और भी अगर कुछ चीजें देखी जाए तो यहां पर जो भवन बनाए गए थे और जो सड़कें थी किस तरीके से थी, अभी हमने आपको बताया कि भवन और सड़कें किस तरीके से यहां पर बनाई गई थी। तो यहां के जो भवन थे, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला भवन बनवाए जाते थे। एक ही मंजिला भवन नहीं बनवाया जाता था, 2 या 3 मंजिला भवन भी यहां पर बनवाए जाते थे। और हर एक जो घर थे वहां पर टॉयलेट, वॉशरूम, सारी चीजों की व्यवस्था ये लोग उस समय पर कहते थे। जबकि अंग्रेज बोलते हैं कि हम लोगों ने आकर के भारत वालों को सभ्य बनाया, तो हम लोगों ने तो पहले ही सभ्यता को ग्रहण कर लिया था। और इनके घरों में आप लोग अगर देखें तो पहले से ही स्नानागार, हर एक घर में अलग अलग स्नानागार प्राप्त होते हैं, शौचालय प्राप्त होते हैं, सारी चीजें यहां पर प्राप्त होती हैं। और कुछ कुछ घर जो हैं वहां पर कुएं भी मिलते हैं स्वयं के यूज के लिए, कि हम खुद ही यूज करेंगे, ऐसे कुएं प्राप्त होते हैं। कई नगर ऐसे हैं जो कि ढके हुए प्राप्त होते हैं। ढके कैसे? जो नाले हैं, नालियों को ढांक दिया जाता था।
तो नालियों को क्या किया जाता था, ढांक दिया जाता था। उसके अलावा और क्या चीजें हैं इसमें, तो और महत्वपूर्ण चीजें जो हम देखते हैं कि सीधी लाइन पर इनको बनाया गया था, और जो इनको हमने आपसे बताया था कि सारी चीजें 90 डिग्री पर इनको काटती थी, तो यहां पर जो 90 डिग्री का कोण बनाती थी, सड़कें हमने आपको बता रखा है, आयुषी पांडे, अंग्रेज पागल थे सब। अच्छा कोई बात नहीं। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि क्या किया जाता है। सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से निकल जाए। यहाँ पर ढलान भी बना दिया जाता था हल्की सी, ताकि ये जो पानी है आसानी से निकल जाए। और अक्सर घरों की जो नालियां हैं उनको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आज भी ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने आपको पहले इसके बारे में बता रखा था कि इन्हें सावधानी से सीधी लाइन पर बनाया जाता था और हर नाली को हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की जो नालियां होती थी उनको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। तो सारी नालियों को जोड़ करके एक स्थान पर गिरा दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह में मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, जो कि अभी आप लोगों को हमने बताया कि ये जो निर्माण इनका किया जाता था घरों का, जो नालियों का, तो एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था कि जो नालियां हैं सही तरीके से रहें। कैसे कि 90 अंश के कोण पर इनको काटना है। उसके अलावा और जो है मेन होल बनाए जाते थे ताकि वहां से सफाई की जा सके। मेन होल का निर्माण किस लिए किया जाता था कि सारी चीजें यहां से साफ सफाई, गंदगी जो फंसती है वो की जा सके। आगे अगर इसमें देखा जाए तो यहां पर वर्णित और कुछ पिछले अध्याय में वर्णित घरों में क्या अंतर दिखाई देता है, ये तो वही बताया जा रहा है कि जो इनका निर्माण का अंतर है वह किस तरीके से दिखाई देता है। इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो आप लोग यहां पर कुछ घर देख रहे होंगे। देखिए, आप लोगों की स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, एक घर दिखाई दे रहा है। मॉडर्न इंडिया में आज भी इतना बढ़िया व्यवस्था नहीं है। फॉरगेट कल्चर एंड एजुकेशन वैल्यू। जी आयुषी पांडे जी, जरूर। जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, इसमें जो आपके पुरानी संस्कृति में जिस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं थी वह आज भी नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा ये घर की संरचना। देखिए, ये घर का द्वार दिख रहा है और यहां से ये नीचे ऐसे आ रहे हैं और ये नालियां हैं और आगे नालियां ढकी हुई दिखाई दे रही हैं और इधर से भी ये नालियां हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहां पर आपको एक कुआं दिखाई दे रहा है, ये आपका कुआं है। तीन को आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तीन के बारे में शिवम प्रजापति, वेलकम शिवम प्रजापति। आप लोग ऐसे ही सब लोग जुड़ते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कि हड़प्पा के नगरों की बड़ी हलचल रहा करती रही होगी। यहां ऐसे कुछ लोग रहते रहे होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने में योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ के जो नगरों का निर्माण हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने निर्माण किया है नगरों का, तो इससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जो नगर हैं यह एक समय में तो नहीं बन गए होंगे। इन नगरों में
घर के बगल में नाली है भाई, दोनों है। देखिए, जो घर होते थे उनके जस्ट सामने ये जो आपको हम बता रहे, ये नालियां होती थी, ये कुछ ढकी हुई नालियां। इधर भी आपके मकान रहे होंगे और इनकी ये नालियां हैं, और बीच से आपकी सड़कें थी। उसके अलावा आगे हम लोग अगर देखें तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा कालीन संस्कृति के बारे में हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर जो नगरों का निर्माण करते रहे होंगे, जो शहरों का निर्माण करते रहे होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति रहते रहे होंगे जो कि निर्देशन देते रहे होंगे कि किस तरीके से हमको नगरों का निर्माण करवाना है, नगर हम लोग कैसे निर्माण करवाते हैं, नगर का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, शासक को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगाते रहे होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से भरे आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते रहे होंगे। उसके अलावा इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाए। यहां से प्राप्त जो हमको भाषाएं मिलती हैं, जो यहां से हमको प्राप्त होता है, जितने भी हमको अभी तक में प्राप्त हुई हैं लैंग्वेज, उनके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उनको हम पढ़ नहीं सके हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो मुहरें जो प्राप्त हुई हैं, सोने चांदी के बहुत सारे गहने आभूषण प्राप्त हुए हैं। गहने आभूषणों के बाद यहाँ पर सोने चांदी की चीजें भी बहुत सारी प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते रहे होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे, और सुदूर देश की किस्से कहानियां, मिट्टी के बने खिलौने आदि भी यहां से प्राप्त होते हैं। तीन चीजों के बारे में अगर हम देखते हैं डिटेल में, अगर देखा जाए तो व्यापारिक गतिविधियां भी थी, और ये लोग दूर दूर देशों से व्यापार भी करते थे। आपस में भी इनके जो सहयोग, क्वेश्चन भी करवाते हैं हम, क्वेश्चन भी सारे करवाए जाते हैं, लेकिन पहले आपके एनसीईआरटी पैटर्न हो जाए, एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आगे हम अगर देखते हैं, उसके अलावा कुछ हमारी जो चीजें हैं उनके बारे में, यहां पर आपको कुछ मुद्राएं दिख रही होंगी, ध्यान से आप लोग देखिए कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और ऊपर एक कुआं है। हमने आपसे बताया था कि वो मोहनजोदड़ो है, और वहां के नाले आपको दिखाए गए थे कि कैसे वहां पे नाले थे। उसके अलावा ये आपको कुआं दिखाई दे रहा होगा कि ये कुआं है आपका, ये कुआं आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये एक आपकी मुहर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। यहां पर एक सींग वाला जानवर भी आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक सींग वाला जानवर बना हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये आपका एक सींग वाला जानवर भी यहां पर बना हुआ है। ये और ये लिपि में कुछ लिखा हुआ है, और क्या लिखा जाता था इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है कि लोग लिखते क्या थे, इसके बारे में अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है। उसके अलावा यहां पर कुछ आपके खिलौने हैं जो कि पहले मिट्टी के बनाए जाते थे खिलौने, ते आपके कुछ खिलौने बनाए गए हैं जो कि कई प्रकार के हैं। जानवरों के शेप में आपके खिलौने प्राप्त होते हैं, इनको आप देख सकते हैं कि ये सारे खिलौने आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर हम लोग लिपि की बात करते हैं
आयुषी पांडे जी स्पेसिफिक लिखा हो, ना हो बस ड्राइंग हो। जब तक हम उसको नहीं पढ़ ले रहे हैं तब तक तो वह हमारे लिए ड्राइंग ही है। इसी प्रकार से हमारी जो ब्राह्मी लिपि थी उसको जब तक नहीं पढ़ा गया था तब तक तो हमारे लिए वह सिर्फ ड्राइंग थी, लेकिन जैसे ही वह पढ़ी जा चुकी, जैसे उसको पढ़ा जा सका, वैसे ही उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो यह आपके जी शिवम प्रजापति जी अभी भी हैं ये सारी चीजें जो खुदाई से प्राप्त हुई हैं, ये वही सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें खुदाई से आपको प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा यहां पर आप लोग कुछ और चीजों को देखते हैं जो कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बाट हैं। बाट आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु होती है तो उसको तौलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये आपके क्या हैं? बाट हैं। खिलौने सोने के नहीं हैं, या पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं। जो आपकी मिट्टी होती थी पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं। और जो आपके पुरातत्वविदों को, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको जो खिलौने और जो चीजें प्राप्त हुई हैं ज्यादातर किस चीज की हैं? तो पत्थर की ज्यादातर चीजें हैं, और शंख, तांबा, कांसा, सोने और चांदी की धातुओं से बनाई गई चीजें आपको प्राप्त होती हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। तो यहां से कौन सी ऐसी चीज है जिसके हमको प्रयोग नहीं मिलते हैं? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमको लोहे का प्रयोग नहीं मिलता है, और तो सारी चीजों का प्रयोग प्राप्त होता है, लेकिन हमको लोहे का प्रयोग नहीं प्राप्त होता है। कैसे पढ़ पाते हैं सर ऐसी लैंग्वेज? देखिए, ये जो लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अगर देखें तो ये हमारे कुछ आभूषण हैं। ये आपके सोने के आभूषण यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे आभूषण हैं। तो इनको आप लोग देख सकते हैं। इनको हम मनके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारे मनके होते हैं। और ये जो आपके बाट हैं, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इनका प्रयोग तौलने के लिए किया जाता था। और यह चार्ट पत्थर से बनाए जाते थे। किससे? चार्ट पत्थर जो आता है उससे बनाए जाते थे। और यहां पर कुछ आपके जो उपकरण हैं वह पत्थरों से भी बनाए जाते थे, जो कि आपका कौन सा पत्थर होता था बताइए मित्रों? तो कार्निलियल जो आपका होता था उससे भी यहां पर बनाए जाते थे। उसके अलावा अगर यहां पर देखा जाए तो यहां से सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बाट और फलक मिले हैं। इनको हम फलक बोलते हैं। ये जो हैं इनको हम फलक बोलते हैं। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहर भी बनाते थे। मुहरों का प्रयोग भी यहां पर किया जाता था। और जो ये मुहरें हैं आयताकार फॉर्म में मिलती हैं, और इनमें बहुत सारी जो चीजें हैं इनमें छेद करके पहनने के लिए भी बनाया जाता था। कढ़ाईदार वस्त्रों को बनाया जाता था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो आपके वस्त्र हैं उनका भी निर्माण किया जाता था। तो ये जो आपके इधर वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, कढ़ाईदार वस्त्र, इनका भी प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा ये आपके धारदार फलक हो गए। यहां से हमको सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। तो यहां से हमको ज्यादातर किस चीज के चित्र मिलते हैं? तो जानवरों के ही चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले डिजाइन, काले रंग के हो गया, लाल रंग के हो गया, मिट्टी के बर्तन ये लोग प्रयोग करते थे। काले लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ये लोग करते थे।
उसके अलावा अगर हम लोग और भी कुछ चीजें देखते हैं तो उसमें क्या है, उसमें अगर हम लोग देखें तो ये लोग बहुत ही कढ़ाईदार वस्त्र पहन, कढ़ाईदार जो है कपड़े पहनते थे। उसके अलावा हमको जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है 7000 वर्ष पहले के, यहां पर कपास के प्रमाण मिले हैं। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो कपास का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है मित्रों, तो प्राप्त होता है हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो पहला हमको कहां से प्राप्त हो रहा है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमको किस चीज के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, तो हमको प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। कहां से प्राप्त हो रहा है, मेहरगढ़ से कपास के प्रमाण मिलते हैं। और यहां पर चांदी का एक फूलदान भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो चांदी का एक फूलदान भी हमको प्राप्त होता है, जिसके ऊपर से ढक दिया गया था ढक्कन के माध्यम से। और यहां इसमें जो तांबे की कुछ चीजें थी वो चिपकी हुई थी। और यहां पर क्या चीजें थी कि पकी मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत भी देते हैं कि लोग सूत कताई करते थे, उसके माध्यम से जो ये कपड़े बनाते थे, कपड़े बनाने के बाद उनका प्रयोग करते थे व्यापार के लिए, पहनने के लिए, सारी चीजों के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो हमारे पास यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार कपास के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, तो 7000 ईसा पूर्व में हमको मेहरगढ़ से प्रथम बार इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो चीजें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि और क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हम लोग एक बार अगर डिस्कस कर लें तो जो यहां से चीजें हमको अभी तक प्राप्त हुई हैं उसके बारे में अधिकांश जो चीजें हैं वो किनसे प्राप्त होती हैं, जो किसी खास चीज के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि पत्थर को तराशते थे, बहुत सारे लोग होते थे जो अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित किए गए थे और हर एक व्यक्ति हर एक खास चीज के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जैसे कि आज के टाइम पीरियड में भी ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि कुछ व्यक्तियों को पत्थर तराशने के लिए बोल दिया जाता था, कुछ व्यक्ति हैं चमकाने के लिए, और कुछ होते होंगे जो कि मोहर बनाते थे। उसके अलावा कोई विशेष मूर्तिकार हो गया तो कोई उस पर कढ़ाई कर रहा है। तो यही सारी चीजों के लिए इन सब लोगों का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम करते थे या फिर महिलाएं भी, लेकिन हम इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो कुछ पुरुष या तो कुछ महिलाएं, सारे लोग ये सारे कार्य करते रहे होंगे। उसके बाद से जी संडे को भी हमारी क्लास होगी, संडे को भी 4 से 5 क्लास रहती है जी। हर एक कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति रहे होंगे, या तो एक ही व्यक्ति हर एक कार्य तो नहीं कर पा रहा होगा। तो उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो फेयंस किसे कहते हैं, आखिरकार यह फेयंस क्या होता है, इसके बारे में कुछ चीजें अगर देखा जाए तो यह प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। अगर फेयंस को हम देखते हैं तो यह प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। पत्थर और शंख में जो मिलता है उसको हम फेयंस नाम से जानते हैं, और इसको हम कृत्रिम रूप से भी तैयार कर सकते हैं। कृत्रिम रूप से कैसे, तो बालू या स्फटिक पत्थरों को, चूर्ण को गोंद में मिलाकर उन्हें वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग पर प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग होते हैं। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे।
फेंस का प्रयोग प्रायः आपके जो बर्तन बनाने जाते थे बर्तनों के लिए और छोटे छोटे मनकों के लिए, इन सारी चीजों के लिए किया जाता था। उसके अलावा आगे अगर इसमें देखा जाए तो कच्चे माल की खोज, आखिरकार ये लोग जब कोई चीज बनाते रहे होंगे तो इनको कच्चे माल की भी आवश्यकता पड़ती रही होगी, क्योंकि जब तक कच्चा माल नहीं आएगा तब तक कोई भी वस्तु कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक, जो आपके प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। प्राइमरी को आप लोग जानते हैं, मुझे तो लगता है कि सब इक्वल रहे होंगे। ये जेंडर और कास्ट बाइसनेस के बाद देखिए, अब यहां पर कोई एक समुदाय को हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना कि कौन सा समुदाय बहुत अधिक मात्रा में निर्माण कर रहा होगा। यहां पर हम केवल अनुमान लगा सकते हैं उनके डिजाइन से, उनके निर्माण करने के तरीके से कि इसको पुरुष ने निर्माण किया होगा या स्त्री ने निर्माण किया होगा। अमित विराट विश्वकर्मा, गुड इवनिंग। तो प्राकृतिक जो कच्चा माल होता है प्राकृतिक रूप से जो हमको प्राप्त होता है, जिनको हम लोग प्राप्त करते हैं, किसान जिनको बनाते हैं या फिर लकड़ी से, इन सारी चीजों को हम लोग जहां से हम तराशते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कच्चा माल बोलते हैं। फिर जैसे कि कपास को कच्चा माल बोला जाता है, जिसके बाद कताई बुनाई किया जाता है और फिर कपड़ा तैयार किया जाता है और फिर यह दूर दूर तक इसको बेचा भी जाता है। यह कोई कैसे बता सकता है आर्ट तो इंडिपेंडेंट होती है? देखिए, जो आर्ट होता है वह इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, बता नहीं सकते हैं। लेकिन जब हमको कई सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, कई सारी वस्तुएं जब हमको मिलती हैं और उनकी हम डिजाइन देखते हैं कि दोनों में डिजाइन का डिफरेंस है, दोनों में डिजाइन अलग अलग है, तो जब डिजाइनों का हम डिफरेंस देखते हैं तो हमको पता चलता है कि शायद इसको दूसरे लोगों ने निर्माण किया है और इसको दूसरे लोगों ने निर्माण किया है। तो यहां से हम लोग इनका डिवीजन कर सकते हैं कुछ नामों के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से, वहां से हमको यह प्राप्त होता है। देखिए, ये जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, शिवम प्रजापति, आप एक बार दोबारा क्लास देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो शायद आपको ये चीजें बहुत कम समझ में आएंगी, क्योंकि ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये चीजें आपको बहुत कम समझ में आ सकती हैं। जिसके बाद इसको क्या किया जाता, कताई बुनाई किया जाता था और इसको प्रयोग में लाया जाता था। हड़प्पा से लोगों को कई चीजें मिली, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। यहां पर लोहा लिखा है, लेकिन लोहा यहां पर प्राप्त नहीं हुआ है। आप अगर लोहे के बारे में देखते हैं तो लोहा जल्दी यहां से प्राप्त नहीं हुआ है, खुदाई से भी लोहे की प्रमाण हमको नहीं प्राप्त होते हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं। इसमें आप लोग देखिए, एक आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर को अगर आप लोग देखते हैं तो इसके बारे में बताया जाता है कि तांबे का जो ये आयात करते रहे होंगे, तो संभवतः जो तांबे का आयात करते रहे होंगे तो तांबा ये लोग लाते रहे होंगे राजस्थान से, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रमाण इसके प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा पश्चिम एशियाई देशों से थे और क्या व्यापार करते रहे होंगे, यहां से भी ये लोग तांबा आयात करते रहे होंगे। कांसा बनाने के लिए क्या करते थे, तांबे को क्या करते थे साथ में, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जो मिलाई जाने वाली वस्तु होती है टिन,
बहुत बढ़िया। तो जो तांबे के साथ टिन को मिलाया जाता है, तो टिन को शायद ये लोग, जो आधुनिक ईरान है जिसको हम पहले अगर देखा जाए तो जो आप प्रेजेंट टाइम में ईरान का क्षेत्र जानते हैं, ऑटोमन साम्राज्य जो आपका ईरान वाले क्षेत्र में पूरे में था, तो उसको हम लोग मानते हैं। ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग टिन लाते रहे होंगे और इन दोनों को मिला करके, टिन और तांबे को मिला करके कांसे का निर्माण करते रहे होंगे। सोने का ये लोग आयात, सोने का आप लोगों को पता है कि कर्नाटक में सोना आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहां से भी ये लोग आयात करते रहे होंगे। उसके अलावा गुजरात हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान से जो पत्थर होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर जो आपके होते हैं, उनका ये लोग प्रयोग करते रहे होंगे लाने के लिए। यहां पर आपको एक बैलगाड़ी दिख रही होगी। इससे हमको क्या पता चलता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चीजों को लेकर के किससे जाते थे, तो ये बैलगाड़ी से लेकर के जाते थे। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यह हमको एक फिगर दिखाई दे रहा है, जहां पर हमको बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। इससे हमको पता चल सकता है कि इसको ये लोग जो लाते रहे होंगे, तो दूसरी जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य इससे करते रहे होंगे। तो ये जी इलाहाबाद से ही है, हम भी इलाहाबाद से ही है। तो ये लोग इन गाड़ियों का उपयोग करते थे और इनको हम खिलौने के रूप में भी मान सकते हैं। क्या खिलौने के रूप में भी रहे होंगे। यहां से भी आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर आपके सामने बना हुआ है। उसके आगे यहां पर ये हल जैसे दिखाई दे रहा है, यह हल का प्रमाण हमको यहां से प्राप्त होता है। उसके अलावा आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर और भी कुछ चीजें हमको प्राप्त होती हैं। उसमें से क्या चीजें हैं तो उसको हम लोग देखें तो इसमें क्या चीजें हैं। अब जैसे कि नगरों में कुछ लोग रहते रहे होंगे, तो नगरों में रहने वाले लोग किस तरीके के भोजन का प्रयोग करते रहे होंगे, क्योंकि भोजन तो इनको भी चाहिए। तो ये कैसे भोजन का प्रयोग करते रहे होंगे उसकी भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कैसे भोजन का ये लोग प्रयोग करते रहे होंगे। यहाँ पर लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। आपको पता है कि किसान वर्ग ही उत्पादन करता है और उत्पादन करके शहर में रहने वाले लोगों को भोजन देने का कार्य करता है। जमीन में जुताई करने के लिए ये लोग हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल से हल के प्रयोग हमको प्राप्त हुए हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा काल के इस टाइम तक हमको हल तो नहीं प्राप्त होते, लेकिन हल के आकार के हमको खिलौने प्राप्त हुए हैं। यह अभी हमने आपको बताया कि ये खिलौने आपको प्राप्त हुए हैं हल के आकार के। इससे हमको प्रमाण लग सकता है कि इस काल में यहां पर हल का प्रयोग किया जाता था। ये आप इधर देख सकते हैं। आप लोग आधुनिक काल में हल देखते होंगे अगर, तो ये आपके हल के प्रमाण यहां से आपको दिखाई दे जाते हैं। और जैसे कि आप लोग पता है कि बारिश समय समय पर अगर उस टाइम से नहीं हो रही है, तो बारिश न होने के कारण ये लोग क्या करते थे, सिंचाई के लिए जल का संचय भी करते रहे होंगे। अब जल का संचय, जल को बचाने के लिए जल का संचय भी इनको करना आवश्यक रहा होगा, तो उसके लिए तालाब बनाते रहे होंगे। तो सिंचाई व्यवस्था भी ये लोग करते थे। तो इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचय किया जाता रहा होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती रही होगी। हड़प्पा से
किन किन चीजों के प्रमाण मिले हैं? तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों के प्रमाण मिले हैं। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह के प्रमाण मिले हैं। लेकिन जब टाइम होता था आपका, जिस टाइम में जो आपके सूखा पड़ता था, तो सूखे वाले टाइम में, सूखे वाले टाइम में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और दूर दूर तक मवेशियों को लेकर के जाते थे चारा पानी के लिए। और ये लोग किन किन चीजों का इकट्ठा करते थे? तो हमको बेर के बहुत जगहों से प्रमाण मिले हैं। किनके प्रमाण मिले हैं? जो आप लोग बेर जानते हैं, तो बेर के प्रमाण भी हमको बहुत सारी जगहों से प्राप्त हुए हैं। बेर के अलावा गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर और सूक्ष्म निरीक्षण। बेर के अलावा मछलियों के प्रमाण मिले हैं, मछलियों के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। तो मछलियों को भी पकड़ने का ये लोग कार्य करते थे। उसके अलावा अगर आगे हम लोग देखें कि कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे, जो खादिर बेत है उसके किनारे धौलावीरा नगर आपका बसा हुआ है। धौलावीरा हमने आपको भी बताया कि धौलावीरा आपका जो पुरातात्विक स्थल है, बहुत ही पुराना स्थल है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। जैसे कि आपको अभी हमने बताया था कि जो नगर व्यवस्था थी प्रायः 2 भागों में थी, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी भाग आपके निचले इलाके में रहते थे और पश्चिमी भाग संभवतः ऊपरी इलाके में टीले में बसाए जाते थे। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिमी भाग में अमीर और राजा लोग रहते थे, जबकि पूर्वी भाग में गरीब और ग्रामीण लोग, गांव के लोग रहते थे। देश में अगर आगे हम देखते हैं तो जो 3 भागों में बांटा गया है, इसके हर हिस्से को चारों ओर से पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। धौलावीरा को आपके 3 भागों में बांटा गया है और इसको जो तीनों भाग हैं यहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारों से यहाँ पर घेराबंदी की गई है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। एक आपका बहुत बड़ा ग्राउंड था जहां से सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। यहां से मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बारे में बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों के में खुदा पाया गया। अब अगर एक चीज देखा जाए तो यहां से एक प्रकार का स्टेडियम पाया गया। क्या पता स्टेडियम में लोग खेलते रहे हों और जो उसमें लिखा है स्कोर बोर्ड का प्रयोग किया जाता रहा हो लिखने के लिए। हम ये भी तो मान सकते हैं कि यहां पर शायद कुछ सावधानियां लिखी गई रही हूं कि किस तरीके से क्या करना है। तो एक प्रकार का स्टेडियम यहां से हमको धौलावीरा से प्राप्त होता है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। और किससे लिखा जाता था इनको? लकड़ी से। किससे जड़ा गया है मित्रों? यह संभवतः लकड़ी से जड़ा गया है और यह एक अनोखा अवशेष है। क्या? एक अनोखे प्रकार की चीजें यहां पर की गई हैं, अनोखा अवशेष है। उसके अलावा जबकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं, यह आपका पहला है जो कि धौलावीरा में आपका प्राप्त होता है। उसके अलावा जितने भी आपके अवशेष हैं किसमें? आपकी छोटी छोटी मुद्राओं में प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है। अब लोथल नगर के बारे में अगर हम लोग कुछ देखें तो लोथल नगर, आप यहां पर लोथल नगर को देख सकते हैं। ये आपका लोथल नगर नीचे बसा हुआ है और ये है कहां पर? खंबात की जो खाड़ी है गुजरात में, खंबात की खाड़ी के पास साबरमती नदी जो है उसी की एक उपनदी, मतलब निकलने वाली जो सहायक नदी है, उसी के किनारे लोथल नगर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से
बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, भंडार गृह जिसको आप लोग जानते हैं गोदाम। क्या? तो गोदाम भी यहां से हमको प्राप्त होता है। उसके अलावा इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन भी प्राप्त हुए हैं। यहां से हमको क्या प्राप्त हुए हैं? मुहरे भी प्राप्त हुई हैं। और यहां पर हमको कैसी मुहरे प्राप्त हुई हैं कि इन मुहरों को मिट्टी की, जैसे कि गीली मिट्टी है, उससे बना करके उसमें किसी चीज का निशान लगा देना, तो इसको हम बोलते हैं आहत मुद्राएं। क्या बोलते हैं? आहत मुद्रा। तो दबाने से बनी हुई छाप मिली है। और यहां से हमको एक बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं लोथल से। तो लोथल में हमको संभवतः यहां से समुद्री व्यापार होता रहा होगा। क्या होता रहा होगा? समुद्री व्यापार होता रहा होगा। तो ये आपका एक बड़ा सा तालाब है, इसके किनारे यह एक आपका दिखाई दे रहा है, क्या है? बंदरगाह है। तो इसके अलावा आप लोग बंदरगाह को देख सकते हैं यहां पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुद्रा और जो चीजें हैं, यहां पर एक इमारत भी मिली है जहां पर मनके का काम होता था, क्योंकि यहां से बहुत सारे अधबने मनके भी प्राप्त हुए हैं। जो आपका लोथल है, लोथल से हमको एक स्थान प्राप्त हुआ है जहां से अधबने मनके हमको प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा हम लोग अगर देखें, जो मुद्रा होता था, मुहर और मुद्रांकन में इनमें अंतर क्या था? जो मुद्रा और जैसे कि मुहर और मुद्रा जो होती थी, इसमें क्या डिफरेंस है? तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता रहा होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनमें उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी, मुंहबंदी कहते थे। जैसे कि आप समझिए कि अगर हमको कोई एक चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको भेजना है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम सील बंद कर देते हैं और ऊपर से एक मोहर लगा देते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम देखे होंगे कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है, उसकी जो मोहर होती है जब तक लगी रहती है तो हमको पता चल जाता है कि यह बॉक्स जो है खुला नहीं है। लेकिन अगर मोहर हट जाती है तो हमको पता चल जाता है यह बॉक्स खुला है। इसी प्रकार से हड़प्पा काल के भी लोग क्या करते थे कि जैसे कोई सामान है उसको अंदर पोटली में बंद करके ऊपर से मिट्टी, गीली मिट्टी लगा देते थे और उसमें कोई एक छाप लगा देते थे, मुहर लगा देते थे। अगर वो मुहर बची रह जाती थी दूसरे स्थान तक जाते समय तक, अगर वो बच जाती थी तो उसको क्या कहते थे कि यह बीच में नहीं खोला गया है। लेकिन अगर नहीं बची रह गई, वह बीच में ही टूट गई, तो बोल देते थे कि इसको बीच में खोला गया है। और अगर सभ्यता के अंत का रहस्य देखें कि किस प्रकार से जो आपकी सभ्यता है उसका अंत हुआ, क्योंकि जो आपकी सभ्यता है वो लगभग जो 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जो कि लोग क्या करते हैं कि नगरों को छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगते हैं। अचानक से ये लोग नगरों को छोड़ देते हैं और स्थानांतरण करने लगते हैं। और जो बाट होते हैं, मोहर होते हैं, लेखन होते हैं, इनके प्रमाण भी हमको मिलने बंद हो जाते हैं। दूर दूर से कच्चा माल का आयात जो है काफी कम हो जाता है। तो इससे हमको अनुमान लगाना चाहिए कि या तो कोई महामारी या तो बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं जैसी कोई घटना यहां पर घटी होगी। अगर इसमें और कुछ देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जबकि आप लोग को पता है कि यहाँ पर बहुत ही साफ सफाई का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर कचरों के, जब 39 ईसा पूर्व में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कचरों के ढेर मिलने लगे मोहनजोदड़ो से और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। धीरे धीरे कोई महामारी या तो प्राकृतिक आपदा आई जिससे लोगों का जो जीवन था उसको पूरी तरीके से प्रभावित की। क्या सब क्यों हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जो
विद्वान है वो कहते हैं कि बहुत सारी नदियां सूख गई, और कुछ लोग कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया। उस समय सरस्वती नदी के भी प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन आज आप लोग देखते हैं कि सरस्वती नदी आपकी विलुप्त हो चुकी है। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारागाह और घर वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। लेकिन अब यहां से हमको एक अचानक से एक परिवर्तन दिखाई देता है। अब यहां पर कैसा परिवर्तन कि धीरे से ही यहाँ पे सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, और जैसे ही समाप्त होती हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण या तो नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण एकाएक सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, और हमको लगता है कि जैसे कि यहाँ से जो शासक थे उनका जो अधिकार है वह समाप्त हो जाता है, और जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और जो आपके क्षेत्र हैं यहाँ से जो स्थान हमको प्राप्त होते हैं इनके प्रमाण हमको धीरे धीरे मिलने बंद हो जाते हैं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी छोटी बस्तियों में जाकर के बसने लगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। अब हम लोग जो नए नगर हैं उनके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा इस तीसरे चैप्टर में। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग पूछ सकते हैं कि इससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट हो। इसमें आगे हम लोगों को कुछ दिखाया जा रहा है कि लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना गया। राजाओं के मरने के बाद उन्हें शवों में इन्हीं पिरामिडों में दफनाने के लिए सुरक्षित रखा गया। इन शवों को ममी कहा जाता है। इनके शवों के साथ भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी जिन्हें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र आप लोग जानते हैं। जो पिरामिड आपके बनाए गए हैं इनके बारे में आपको तो ज्ञात होगा कि अजूबों में इनकी गिनती होती है। ये रहा आपका एनसीईआरटी का सेशन तीसरा। कल हम लोग चौथे सेशन की तरफ चलेंगे और कल यहां पर चौथे चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने तीसरे चैप्टर तक यहां पर पढ़ा है। अब हम लोग जो चौथा चैप्टर है कि हमको जो किताबें हैं, जो प्रमाण हैं, जो मिले हैं वो हमको क्या बताते हैं, उसके बारे में हम लोग जो आपका कल संडे आपकी क्लास रहेगी 4 से 5 ही आप लोगों की क्लास रहेगी। तो सही टाइम पे आप लोग आ जाइएगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।